पी चिदंबरम साहब का बयान बहुत ही विस्फोटक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे 26 नवंबर को, तब 200-250 के आसपास मुंबई के लोगों की जान गई। हमारे कई प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारियों की जान चली गई थी। हेमंत करकरे और अशोक कामटे का नाम तो मुझे याद है। तब पूरे देश में एक हाहाकार मचा हुआ था और पूरा देश चाहता था कि भारत पाकिस्तान से बदला ले। लेकिन आज चिदंबरम साहब, जो उस समय की सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बाद में गृह मंत्री बने थे, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में वो कोई एक्शन नहीं ले पाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तब जब बार बार श्री राहुल गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के उस बार बार बड़बोलेपन और बड़बोले बयानों को कोट करते हुए आज के भारत सरकार से सवाल पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के दबाव में रोका गया था, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। सच यह है कि पाकिस्तान सरेंडर हो गया, ये बस करो साहब। तो जब पहलगांव में हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है, हमारे 26 लोगों की जान ली जाती है, तब आज की सरकार, जिसको कांग्रेस वाले पानी पी पी के कमजोर सरकार कहते हैं, उस सरकार ने उसका बदला लिया और पाकिस्तान के तमाम जो उनके एयर बेसेस थे और जो उनके परमाणु ठिकाने थे, उसको तहस नहस कर दिया और लगभग 100 से ज्यादा तो आतंकवादियों को मार डाला, आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए। उस सरकार के सामने अब यूपीए सरकार की क्या औकात थी, क्या हैसियत थी, उसको चिदंबरम ने आज स्पष्ट कर दिया। यूपीए सरकार दरअसल बहुत कमजोर थी और आज की जो सरकार, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत मजबूती से हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं और हिंदुस्तान की अगर कोई आंख दिखाता है तो उससे बदला भी लेते हैं। लेह लद्दाख वाला मामला जो है, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। लेकिन वहां के जो पुलिस प्रमुख हैं, उन्होंने हाल में एक बयान दिया कि सोनम वांगचुक जिस तरीके से पाकिस्तान गए और पर्पस कुछ और दिखाया गया, उसके पीछे और क्या कारण है मालूम नहीं। फिर बांग्लादेश का जो के इस समय जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ जिस तरीके से उनके रिश्ते थे, तो ऐसे में भारत सरकार को बार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख एक सीमावर्ती इलाका है, संवेदनशील इलाका है, चीन से जुड़ा हुआ इलाका है। और जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट वहां आते थे, उनसे मिलके जाते थे। तो निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी विदेशी ताकत या विदेशी लोगों के संपर्क में है तो उसकी छानबीन की जाए, और छानबीन करने की एक प्रक्रिया के तहत वांगचुक साहब को गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तारी के बाद छानबीन होगी और छानबीन के बाद अगर लगा कि वांगचुक साहब सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तथाकथित तौर पर सोशल एक्टिविज्म के नाम पे अगर कोई देशद्रोही हरकतों में शामिल होगा तो उसको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वो सोशल एक्टिविस्ट है। पहले देश, उसके बाद कुछ भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाया जो इंडिया की फिल्में हैं यूएस में दिखाई जाएंगी उसके। पहले तो फार्मास्यूटिकल भी लगाया था। हाँ, पहले उस पर लगाया था, अब फिल्मों पे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर रशियन ऑयल खरीदना और उसको बेचना गुनाह है तो सैंक्शन के बाद रशिया से ऑयल चाइना ने भी खरीदा, यूरोप के तमाम देशों ने खरीदा, और भारत ने अगर लिया और उसको अगर बेचा तो तमाम यूरोप के लोगों ने खरीदा, यूरोप के देशों ने खरीदा। तो अगर ये पाप है तो इस पाप में सभी शामिल है। लेकिन इस बहाने पे जिस तरीके से भारत द्वारा निर्यातित सामग्रियों के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, उससे अंततः अमेरिका के उपभोक्ताओं का नुकसान होगा। आज अमेरिका में जो दवाओं की खपत है उसका 80% सप्लाई इंडिया करता है, हिंदुस्तान के उत्पादक करते हैं। तो अमेरिका के लोगों के लिए जो सस्ती दवाएं हम भेज रहे थे उसको अगर अमेरिकी राष्ट्रपति महंगी करते हैं तो नुकसान भारत का नहीं है, नुकसान अमेरिका के लोगों का है। इसी तरीके से अगर अमेरिका हमारी फिल्मों के ऊपर अगर किसी प्रकार का टैरिफ लगा दे तो लगा दें, क्या फर्क पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुझे लगता है
कि भारत के खिलाफ किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के बार बार ऐसा बेवकूफी भरा स्टैंड लेने के बजाय भारत के साथ बैठ करके एक प्रॉपर ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, जिसमें भारत भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। रह गई बात हमारे उत्पादकों की, तो हमारे पास पूरा यूरोप का मार्केट है, पूरा एशिया का मार्केट है, हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं। और अगर इसी तरह का टैरिफ लगाना हमने शुरू कर दिया तो कई अमेरिकी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। दशहरा रैली की तैयारी हो रही है, शिवाजी पार्क में भी हो रही है, आजाद मैदान में भी हो रही है। संजय राउत का बयान आया कि जो दूसरा पक्ष है आजाद मैदान वाले, वो आजाद मैदान में ना करके जाके गुजरात में, अहमदाबाद में दशहरा रैली करें, यहाँ क्यों कर रहे हैं? हम तो गुजरात नहीं जाएंगे, लेकिन जो हरकत उबाठा वालों की है उनको आने वाले दिनों में अपनी दशहरा रैली भिंडी बाजार में ही करनी पड़ेगी, तब जाकर के उनको वोट मिलेगा। कयास लगाया जा रहा है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दशहरा रैली में साथ में आ सकते हैं। पार्टी की तरफ से जो नेता हैं उनके भी बयानबाजी आके आए तो अच्छा होगा, बहुत सालों के बाद दोनों भाई साथ में आएंगे। मैंने उद्धव ठाकरे जी और उबाठा इतनी कमजोर हो गई है कि उनको बार बार किसी न किसी बैसाखी की जरूरत पड़ती है। पहले कांग्रेस को बैसाखी बना करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश की और फेल हो गए, अब वो राज ठाकरे को बैसाखी बना करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भाई अगर एक भी हो गए तो कोई हमको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों भाइयों की जो पार्टी है वो इस समय एकदम सबसे निचले स्तर पर है। मनसे का वोट 1.5% है, इनके पास सिर्फ 20 विधायक है। ये दोनों मिल भी जाएंगे तो भी महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग इनके लिए बहुत ज्यादा एक पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने वाले नहीं है। अभी हाल में बेस्ट की एक क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव हुआ, जिसमें 15,000 मराठी वोटर थे, लगभग 14,000 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 21 सीटों पे चुनाव हुआ। मनसे और उबाठा दोनों के 21 उम्मीदवार थे, एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। वोट किसने दिया? वोट दिया सारे के सारे मराठी लोगों ने। मतलब मराठी लोगों के मन में मनसे, उबाठा और राज ठाकरे की राजनीति पूरी तरह से उतर रही है। अहिल्यानगर में कल लाठीचार्ज हुआ, एक प्रोटेस्ट हुआ आई लव मोहम्मद को लेके और बाकी हंगामा। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आई लव मोहम्मद जैसे कार्यक्रमों पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए अगर इसका उद्देश्य महज मोहब्बत है। तो आई लव मोहब्बत के नाम पर अगर कोई नफरत फैलाना चाहता है, हिंसा भड़काना चाहता है, तोड़फोड़ करना चाहता है, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करना चाहता है, तो इसका रिएक्शन होगा। इसलिए चंद मौलानाओं के भड़कावे में आकर के जो हमारे मुस्लिम नौजवान आई लव मोहम्मद की यात्रा निकाल रहे हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, वरना जो बरेली में हुआ, जो लखनऊ में हुआ, वैसे ही फिर महाराष्ट्र में भी शुरू हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और वह समाज में अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ संवाद स्थापित करके समाज में मजबूती और एक अमन कायम करने का प्रयास करता रहता है। ऐसे में संघ की तरफ से अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं श्री भूषण गवई जी, उनकी माता जी को आमंत्रित किया। इसके ऊपर भयंकर राजनीति हो गई है कि एक न्यायपालिका के प्रमुख हैं, उनकी माता जी को कैसे बुलाया जा सकता है। सबसे पहले संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, एक। और दूसरी बात, कमलाताई गवई भूषण गवई की माता होने के पहले श्री आरएस गवई की पत्नी है। आरएस गवई मतलब महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े दलित नेता थे, जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, राज्यपाल थे, जो हमारे साथ राज्यसभा में थे, मैं खुद उनके साथ चुन करके गया था। तो ऐसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी को बुलाकर संघ अगर कोई संवाद करना चाहता है, उनको प्रतिष्ठित करना चाहता है, सम्मानित करना चाहता है, मुझे लगता है कि इसमें राजनीति ढूंढने की आवश्यकता है। इसलिए कि अगर भूषण गवई जी मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके परिवार के बाकी सदस्यों का कोई सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन नहीं रहेगा।